एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइन्स टू क्लासेस एंड दिस इज नयनश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम विकास के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं और विकास के सिद्धांत जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज ही हमारा सीडीपी का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं एक लेक्चर पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो वहां से जाके हमारे प्लेलिस्ट से जाके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको सीडीपी पढ़ा रही हूँ ये ऑल टीचिंग एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से है। आइए देखते हैं। जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से परीक्षा में पूछा जाता है। जब हमारे माइंड में ये रहता है कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है तो हमें उस चीज में रुचि आती है, इंटरेस्ट हमारा आता है। और पढ़ाई अगर आपने इंटरेस्ट के साथ की तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला दे दिया गया निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा आपको जो है ऑप्शन दे दिया गया विशिष्ट से सामान्य अनुक्रिया का सिद्धांत। तो आप समझ जाएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत होता है ना। कल आपको मैंने पढ़ाया हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन गलत है। एक तरीके का तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार, जैसे आपके कोई सिद्धांत दे दिया गया, मान के चलिए आपको सेफेलोकॉडल लो के बारे में पूछ लिया जाता है। पिछली जो सीटेट की परीक्षा थी उसमें पूछा गया था। और ये ऐसे जो है नियम है, सिद्धांत हैं जो अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो इनको हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। आइए, सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत जो आपका होता है, इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही है कि विकास हमारा क्या होता है, निरंतर होता है। ठीक है, आपने इतना तो जान लिया, ये कल भी आप जान चुके थे कि विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, यानी कि सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि विकास जो है हमारे जन्म से शुरू होता है और कब तक चलता है? जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती है तब तक विकास जो है हमारा चलता रहता है। ये चीज आपने सीखी थी। अभी तक आप एक जनरल सा वे सीख रहे थे। अब हमें एक थोड़ा सा, जो हम यहाँ पर सीडीपी पढ़ रहे हैं तो हमें मनोवैज्ञानिकों के पर्पस से देखना है कि इनका क्या कहना है इस चीज के बारे में। ठीक, अब हम थोड़ा सा यहाँ की तरफ आएंगे तो एक आपके मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है स्किनर। क्या नाम है? स्किनर ने कहा है कि विकास जो है आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने ये कथन जो है कहा है। तो किसका कथन है ऐसा पूछ लिया जाता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो किसका है? स्किनर का है। वेरी गुड, यही आपको जानना है। जैसे मैंने पहला आपको बताया है कि निरंतरता का सिद्धांत जो है ये क्या कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। तो आप यहां पर स्किनर लिख लेंगे। ठीक, इस तरीके से आपको ये लिख लेंगे। ये स्किनर का कथन है, याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने पहला सीख लिया निरंतरता का सिद्धांत हमारा क्या कहता है। ठीक, अब हम दूसरा देखते हैं, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत में आप सब समझ रहे होंगे कि विकास जो है आपका अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, विकास जो है आपका कैसा होता है? हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता है। व्यक्तिगतता का सिद्धांत कहता है कि आपका जो है विभिन्न व्यक्तियों का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो है आपका अलग तरीके से होता है। किसी भी व्यक्ति का विकास दूसरे व्यक्ति के विकास के जैसा सेम टू सेम नहीं होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति के विकास में क्या होता है? भिन्नता पाई जाती है। आप इसमें लिख सकते हैं कि व्यक्ति के विकास जो होता है, व्यक्तियों का जो विकास होता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। इसको आप लिख लीजिएगा। अगला है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है ये कहता है कि विकास जो है, विकास के 5 पक्ष हैं। कितने पक्ष हैं विकास के? मैं आपको समझा रही हूँ परस्पर संबंध का सिद्धांत। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ। परस्पर संबंध के सिद्धांत में कहा जाता है कि विकास के 5 पक्ष हैं। आइए जानते हैं कौन से पक्ष हैं। विकास के 5 पक्ष हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहला जो आपका पक्ष होता है वो कौन सा पक्ष होता है? शारीरिक। ठीक है, शारीरिक विकास जिसे कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका मानसिक विकास।
मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, मानसिक। ये दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा होता है आपका? तीसरा होता है आपका भावात्मक, यानी कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, भावात्मक, ठीक, भावात्मक विकास। चौथा होता है आपका कौन सा? चौथा होता है आपका गामक, जिसे आप कहते हैं मोटर, ठीक है, मोटर डेवलपमेंट। जो है वो है आपका सामाजिक, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। क्या है आपका? सामाजिक, ठीक है, सामाजिक विकास, जिसे आप क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपका ये जो संबंध का सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, वो ये कहता है कि विकास के पांचों पक्ष जो हैं वो आपस में संबंध रखते हैं। क्या कहता है? आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है इसमें कि आपके विकास के पांचों पक्ष का संबंध एक दूसरे से होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे शारीरिक विकास का जो संबंध है वो मानसिक विकास से नहीं है, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति का शारीरिक विकास अच्छा होगा उसका मानसिक विकास भी कैसा होता है? अच्छा होता है, ठीक। इसीलिए कहा जाता है कि आपके विकास के पांचों पक्ष आपस में क्या रखते हैं? अंतः संबंधित होते हैं, ठीक। तो आपको क्या लिख लेना है? परस्पर संबंध का सिद्धांत जो है इसमें आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि विकास के 5 पक्ष होते हैं, ये पांचों पक्ष लिखिए और उसमें लिखिए कि विकास के पांचों पक्ष का जो है आपस में संबंध होता है, ये परस्पर संबंधित होते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया। बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। जैसे अगला देखिए, अगला क्या है हमारा? पारिमार्जिकता का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं? पारिमार्जिकता का सिद्धांत बिल्कुल आप सिंपल से लैंग्वेज में समझ जाएंगे। आप देखना कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मतलब गलत एक्टिविटी करता हो, गलत एक्टिविटी इन द सेंस वो दारू पीता है या फिर स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है, तो घर वाले जो है उनके द्वारा समझाया जाता है, आस पड़ोस जो है समझाते हैं कि ये चीज गलत है, क्योंकि इससे क्या होता है? आपकी हेल्थ को जो है नुकसान होता है, साथ ही साथ आपके जो है मेंटल जो आपका हेल्थ है वो भी आपका खराब होता है। तो ये समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है? क्योंकि सबको पता है कि ये चीज गलत है। तो जब व्यक्ति को समझाया जाता है तो वो अपने व्यक्तित्व में सुधार लाता है ना। तो क्या किया जा रहा है? उसके व्यवहार में परिमार्जन किया जा रहा है, उसकी गलत एक्टिविटी को सकारात्मक, जो आपकी नेगेटिविटी है उसकी सकारात्मकता में बदला जा रहा है। तो ये क्या है? परिमार्जिकता सिद्धांत जो है यही कहता है कि आपकी नकारात्मक जो आपकी क्रियाएं हैं, इन नकारात्मक क्रियाओं को सकारात्मकता में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? आपका परिमार्जन कहलाता है। अब ये तो आपने अपने जो है दैनिक दिनचर्या की बात की। अगर मैं आपको आपके स्कूल की बात बताऊं, जब आप छोटे थे, सपोज करिए आप सोचिए जब आप छोटे थे, तो जब आपके स्कूल में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया गया तो इतना अच्छा प्रोनाउंसिएशन हमारा नहीं होता है। तो टीचर के द्वारा हमें समझाया जाता है कि बेटा प्रोनाउंसिएशन ऐसे किया जाता है, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से किया जाता है। तो वहां पर क्या किया जा रहा है? परिमार्जन किया जा रहा है, हमारी भाषा का परिमार्जन किया जा रहा है कि नहीं। जब हम छोटे थे, जब हम अपने घरों में थे, तो आपने देखा होगा कि हम जो है बोल नहीं पाते थे। जैसे हम बोलते थे पा पा, तो मम्मी कहती थी पा नहीं पा पा बोलती थी। जैसे हम लोग कहते थे कि जैसे कोई चाचा है हमारे तो कहते थे चा चा, ऐसे बोलते थे। तो हमारी मम्मी हमें सिखाती है कि नहीं बेटा चाचा, अंकल सिखाती हैं। तो ये क्या किया जा रहा है? हमारी भाषा का परिमार्जन किया जा रहा है, हमारी भाषा को सुधारा जा रहा है। तो क्या ये परिमार्जन हुआ, ठीक। जैसे मैथमेटिक्स में आप कोई संक्रिया कर रहे हैं तो संक्रिया में क्या टीचर के द्वारा आपकी हेल्प की जाती है, उन संक्रियाओं को आपको सिखाया जाता है। आपका क्या सिखाया जाता है? उन संक्रियाओं को सिखाया जाता है मैथमेटिक्स में भी। तो वो क्या हुआ? आपका इन संक्रियाओं में आपका क्या किया जाए? परिमार्जन किया जा रहा है। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परिमार्जन का मतलब है कि आपके जो नकारात्मक क्रियाएं हैं उनको सकारात्मकता में बदलना ही क्या कहलाता है? परिमार्जन कहलाता है, या सुधार करना ही क्या कहलाता है? परिमार्जन कहलाता है, ठीक। तो परिमार्जन को आप समझ सकते हैं और आसानी से एक ही लाइन में लिख सकते हैं कि जो आपके नेगेटिव क्रियाएं हैं, आपकी जो नकारात्मक क्रियाएं हैं, इनको सकारात्मकता में बदलना ही क्या कहलाता है? परिमार्जन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत। आनुवंशिकता एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आनुवंशिकता एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि बालक का जो विकास है वो आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। क्या कहता है ये जो सिद्धांत है आनुवंशिकता एवं वातावरण की अनुक्रिया का सिद्धांत? ये सिद्धांत कहता है कि बालक का जो विकास है वो वातावरण और आपकी आनुवंशिकता की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। क्या करता है? आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें आपको ये समझना है कि आनुवंशिकता क्या करता है और वातावरण क्या करता है।
आनुवंशिकता हमें क्षमता देता है। आनुवंशिकता क्या करता है, हमें क्षमता प्रदान करता है, वहीं हमें वातावरण क्या करता है, उस क्षमता को विकसित होने के लिए हमें क्या देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। क्या देता है, अपॉर्चुनिटी देता है कि नहीं। इस चीज को आपको समझना होगा कि हमें आनुवंशिकता, हमारी जो हेरिडिटी है वो हमें क्या देती है, वो हमें क्षमताएं देती है। अब इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए, इन क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें वातावरण की जरूरत होती है। ठीक, तो ये हुआ आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण का अनुक्रिया का सिद्धांत। 1 मिनट आप दीजिए, मैं आपको इसको नोट करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको एक चीज समझनी है कि आपके एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वुडवर्थ। क्या नाम था, वुडवर्थ नाम था। तो वुडवर्थ का कहना है कि बालक का जो विकास है, बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की अनुक्रिया पर निर्भर करता है। क्या कहते हैं वुडवर्थ कहते हैं कि आपके जो आपका बालक का विकास है वो आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तो यही आपको लिख लेना है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि ये किसका कथन है, तो भाई ये वुडवर्थ का कथन है। किसका है, वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ का कहना है बालक का विकास, लिखिएगा साथ में, बालक का विकास आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी, ठीक है, आनुवंशिकता एवं वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। इतना आपको लिख लेना है कि बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की किस पर, अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक, फिर मैंने आपको जो बताया हुआ है कि आपका जो हेरिडिटी है वो आपको क्या प्रदान करती है, वो क्षमता प्रदान करती है। तो इस तरीके से आपको ये बना लेना है। एक ही देखिए, आप कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश करिए जिससे आपके नोट्स जो है वो ऐसे रहे, हैंडी रहे, तो आप उसको बार बार पढ़ने का जो है मन करे। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि हेरिडिटी हमें क्या देती है और एनवायरनमेंट हमें क्या देता है। एच यानी कि हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता, ई यानी कि एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। हेरिडिटी जो है हमें क्षमता प्रदान करती है। क्या करती है, क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, क्षमता प्रदान करती है। वातावरण हमें क्या करता है, इन क्षमताओं को विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। तो लिख लीजिए, इन क्षमताओं को ये आपको लिख लेना है कि इन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है एनवायरनमेंट, और हेरिडिटी क्या करती है ये अब आप समझ गए होंगे, आसानी से पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। अब आता है आपका सेफेलोपोडल लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। क्या कहते हैं, मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। देखिए, अक्सर आपसे जो है मस्तकाधोमुखी के सिद्धांत को इस तरीके से इंग्लिश में जो आपका सेफेलोपोडल लिखा है, इसी सेफेलोपोडल को हिंदी में लिख देंगे सेफेलोपोडल। फिर पूछा जाता है कि सेफेलोपोडल नियम के अनुसार क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मस्तकाधोमुखी को हम सेफेलोपोडल कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी में। इसको सीखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, साथ ही साथ आपको जो है सिंपल जो है चीजें लगेंगी। ठीक, यहाँ पर मस्तकाधोमुखी का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था में, कब, गर्भावस्था में आपका जो है कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर होता है। मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत कहता है कि बालक का विकास गर्भावस्था में कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर होता है। तो यही आपको नोट कर लेना है कि आपका जो है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत कहता है। यहाँ पर मैं इस तरीके से एरो बना के लिख दूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो नियम है वो ये कहता है, इस नियम के अनुसार, लिख लीजिएगा, इस नियम के अनुसार गर्भावस्था के दौरान
कैसा होता है, सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, सिर से इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगला है आपका सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि आप कल सीख चुके थे, लेकिन मैं फिर से इसको बता देती हूँ। सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत आपसे क्या कहता है, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत कहता है कि बालक की क्रियाएं विशिष्ट होने से पहले सामान्य होती हैं। कैसी होती हैं, सामान्य होती हैं। ये आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि हमारी जो अनुक्रियाएं विशिष्ट होने से पहले सामान्य होती हैं। चाहे आप कुछ भी देख लें, मैं सिर्फ आपके जो है छोटे जब थे आप तब की बात नहीं करेंगे, अभी भी हमारी जो क्रियाएं हैं पहले सामान्य होती हैं, फिर हम विशिष्ट की ओर जाते हैं कि नहीं। जैसे हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे मान के चलिए सपोज करिए कि अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का विचार बनाया है, ठीक है, अच्छी बात है, आपने विचार बनाया है। अब आप देखेंगे कि पहले जो है आप सामान्य चीजों से शुरू करेंगे, उसके बाद आप विशिष्ट चीजों पर जाएंगे, ठीक है। पहले छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, फिर हम जो है बड़ी बड़ी चीजें सीखते हैं। तो यही क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत। जैसे बच्चा जो होता है पहले निरर्थक शब्द बोलता है, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो है सबसे पहले निरर्थक शब्द बोलता है, छोटे छोटे शब्द, चा, आ, पा, इस तरीके से बोलता है, ठीक। फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है वो थोड़ा सा बोलना शुरू करता है, तो बोलता है दा दा, फिर कुछ और बोलना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है, फिर वो अच्छे से बोलने लगता है, और फिर धीरे धीरे भाषा पर स्वामित्व जो है उसका हो जाता है, तो वो आराम से बड़े बड़े सेंटेंसेस भी बोल लेता है, जैसे कि अभी आप बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, भाषा का जो है इसमें क्या हुआ, भाषा का जो है इसने निरर्थक शब्दों से शुरू किया और सार्थक शब्दों तक ले लिया। तो ये होता है आपका सामान्य से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि ये कहता है कि बालक की सभी क्रियाएं विशिष्ट होने से पहले कैसी थी, सामान्य थी। तो आपको यही लिख लेना है। जैसे इस वाले नियम में क्या कहा गया, इस वाले नियम में मैंने आपको बताया कि बालक की समस्त क्रियाएं, लिख लीजिएगा आप लोग भी, बालक की। कल मैंने क्या किया था, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि, और मैंने इधर की तरफ लिख दिया थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा रह गया था, और यहाँ पर भी एक लाइन थोड़ी सी रह गई थी, लेकिन अब ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी, अब मैं ध्यान दूंगी उस चीज का। और मुझे वो वीडियो इसलिए देना पड़ा क्योंकि फिर कोई और था नहीं, और तो फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई नहीं, हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपसे ऐसी गलती नहीं होगी, आपसे मैं ध्यान दूंगी, ठीक है। तो क्या कहा मैंने कि बालक की समस्त क्रियाएं, बालक की समस्त क्रियाएं विशिष्ट होने से पहले सामान्य होती हैं। इतना ही आपको नोट करना है, बाकी आपने समझ लिया है, और मुझे नहीं लगता कि अब आप भूलेंगे, क्योंकि आपने बहुत सिंपल लैंग्वेज में सीख लिया है। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतनी लाइन लिखेंगे, जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या बोला गया था, ठीक। मैंने इस टॉपिक को जो है सिर्फ एक सिंगल वीडियो में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि ये सिद्धांत जो है आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ये रहा आपका जो है विकास के जो सिद्धांत है, वो ये सिद्धांत। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज मेरा उद्देश्य ये है कि मैं बहुत जनरल सी भाषा में आपको समझा पाऊँ। बहुत सारे बच्चों को सीडीपी टफ लगती है, बट सीडीपी टफ नहीं होती। मैंने आप सभी को समझाया है, सीडीपी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, बस आपको समझने की जरूरत है। सो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।